साल है 1518। धूप रोमन साम्राज्य के एक हलचल भरे शहर स्ट्रासबर्ग पर पड़ती है। व्यापारी अपना माल बेचते हैं, बच्चे कोबलस्टोन सड़कों पर एक दूसरे का पीछा करते हैं। हवा में एक लंबी गर्म गर्मी का वादा है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे एक अजीब बेचैनी पनप रही है। एक अंधेरा उतरने वाला है जो जाने पहचाने को अजीब और भयानक चीज में बदल देता है, क्योंकि जल्द ही स्ट्रासबर्ग की सड़कों पर नाचते हुए पैरों की अथक लय गूंज उठेगी। यह एक ऐसा नृत्य है जिसे कोई नहीं समझा सकता है, और एक ऐसा नृत्य जो शहर की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। बाजार में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। लोग एक अजीब सी बीमारी के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा पागलपन जो शरीर को जकड़ लेता है और उसे हिलने डुलने के लिए मजबूर कर देता है। पहले तो इन फुसफुसाहटों को महज अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया जाता है। यह शुरू होता है जैसा कि कई त्रासदियां होती हैं, एक व्यक्ति के साथ। उसका नाम फ्राउ ट्रॉफिया है। पागलपन से नाचते हुए एक महिला जो अपनी पवित्रता और अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है, अराजकता की एक अप्रत्याशित अग्रदूत बन जाती है। जुलाई के एक गर्म दिन फ्राउ ट्रॉफिया सड़क पर कदम रखती है और नृत्य करना शुरू कर देती है। उसकी हरकतें अनएराटिक, अनियंत्रित हैं। उसका चेहरा अजीब सी खुशी और दर्द के मुखौटे में बदल गया है। पहले तो लोग रुकते हैं और अचंभे से देखते हैं, कुछ हंसते हैं, इसे गर्मी के कारण आए पागलपन का क्षण बताकर खारिज कर देते हैं। लेकिन फ्राउ ट्रॉफिया रुकती नहीं है। वह दिन भर और रात में नाचती रहती है। उसका शरीर अथक गति का धुंधलापन है। उसके पैर फटे और खून बह रहे हैं, मुश्किल से अपनी उन्मत्त गति को धीमा करते हैं। चिंता तब अलार्म में बदल जाती है जब फ्राउ ट्रॉफिया का अकेला नृत्य दूसरों को अपनी ओर खींचने लगता है। जैसे जैसे नाचने वाली प्लेग स्ट्रासबर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत करती है, वैसे वैसे डर और भ्रम का राज होता जाता है। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह के शहर के बुद्धिजीवी सामने आ रही अराजकता को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ लोग ईश्वरीय क्रोध की फुसफुसाहट करते हैं जो शहर के पापों की सजा है। दूसरों ने इसके लिए भीषण गर्मी को दोषी ठहराया, यह दावा करते हुए कि इसने पीड़ितों के दिमाग और शरीर में एक खतरनाक बुखार जगा दिया है। हम दिन रात वादन करते हैं, उनकी पीड़ित आत्माओं को शांति दिलाने की उम्मीद करते हैं। नैरेटर, मीडिया, म्यूजिशियंस होपिंग टू ब्रिंग पीस टू अफ्लिक्टेड सोल्स। अपनी हताशा में शहर के नेता एक सबसे अपरंपरागत समाधान की ओर मुड़ते हैं। वे आग से लड़ेंगे, पागलपन से आंदोलन से लड़ेंगे। बाजार में जल्दबाजी में एक मंच बनाया जाता है, संगीतकारों को बुलाया जाता है। उनकी उंगलियां उनके वाद्य यंत्रों से शोकाकुल धुनों और जीवंत जिगों को सहलाती हैं। सिद्धांत उतना ही विचित्र है जितना कि दुख स्वयं। यदि संगीत इस तरह के उन्माद को उकसा सकता है, तो शायद ये उन परेशान आत्माओं को भी शांत कर सकता है जो नर्तकियों पर हावी माना जाता है। दिन रात संगीत नर्तकियों के चारों ओर घूमता रहता है, उनके अथक आंदोलनों के लिए एक असली साउंड ट्रैक। कुछ थकावट से गिर जाते हैं, फिर से उठने के लिए अथक लय से प्रेरित होते हैं। दूसरों उनके शरीर दर्द से पीड़ित हैं, एक भयानक लगभग हर्षित त्याग के साथ नृत्य करते हैं। ध्वनि और गति की कर्कशता के माध्यम से आशा की एक किरण उभरती है। जैसे ही भीषण गर्मी कम होने लगती है, वैसे वैसे नाचने वाली प्लेग की चपेट में भी कमी आने लगती है और नर्तक उनके शरीर खर्च हो जाते हैं। अंततः राहत मिलती है। यह एक धीमी और असमान वापसी है। स्ट्रासबर्ग शहर उस गर्मी की घटनाओं से हमेशा के लिए चिह्नित सामान्य स्थिति की ओर अपना पहला कदम उठाता है। जीवन धीरे धीरे अपनी लय को फिर से शुरू करने लगता है। व्यापारी अपने स्टॉलों पर लौट आते हैं। वर्ष 1518 इतिहास में लुप्त हो जाता है, लेकिन नाचने वाली प्लेग की स्मृति चरमराती रहती है। यह एक सतर्क कहानी बन जाती है जिसे चूल्हा के चारों ओर फुसफुसाया जाता है और धीमे स्वर में सुनाया जाता है। उस समय के इतिहासकार चर्मपत्र पर खरोंचते हुए घटनाओं का बोध कराने के लिए संघर्ष करते हैं। उनके खाते, तथ्यात्मक विवरण और अंधविश्वासी अटकलों का मिश्रण पागलपन की चपेट में आए शहर की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। इतिहासकार स्ट्रासबर्ग का नृत्य प्लेग कोई अलग थलग घटना नहीं है। पूरे इतिहास में अजीब और अस्पष्टीकृत व्यवहार के ऐसे ही प्रकोप दर्ज किए गए हैं। इटली के टैरेंटिज्म से लेकर धार्मिक पुनरुत्थान के दौरे और समा ट्रेंस तक
सामूहिक पागलपन के लिए मानवीय क्षमता एक आवर्ती विषय लगती है। हालांकि नाचने वाली प्लेग अपने पैमाने और अवधि के लिए अलग है, इसकी अकथनीय प्रकृति आसान वर्गीकरण को धोखा देती है। आधुनिक विद्वान मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के साधनों से लैस नाचने वाली प्लेग की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। जन हिस्टीरिया शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है, जो एक समूह के भीतर असामान्य व्यवहार के तेजी से प्रसार के लिए एक सर्वसमावेशी वाक्यांश है। यह सुझाव की शक्ति, भय और उत्त एक्साइटमेंट, न कि संक्रामक प्रकृति की बात करता है। 16वीं शताब्दी के स्ट्रासबर्ग के प्रेशर कुकर में, जहां धार्मिक उत्साह और सामाजिक चिंताएं अधिक थीं, इस तरह के प्रकोप के लिए मंच तैयार किया गया था। एक और सिद्धांत एक अधिक मूर्त अपराधी की ओर इशारा करता है, एर्गोट विषाक्तता। एर्गोट, एक कवक जो राई पर उंगलियोंता है, कई तरह के मतिभ्रम पैदा कर सकता है। आक्षेप और मतिभ्रम सहित एर्गोट विषाक्तता के लक्षण स्ट्रासबर्ग के नर्तकियों द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते हैं। यह देखते हुए कि रोटी मध्ययुगीन भोजन का मुख्य हिस्सा थी, यह संभव है कि राई के आटे के दूषित बैच से प्रकोप शुरू हो सकता है। एर्गोट विषाक्तता, जिसे मध्य युग में सेंट एंथोनी की आग के रूप में जाना जाता था, एक आवर्ती समस्या थी। खराब फसल और नम भंडारण की स्थिति से जुड़े प्रकोप पूरे समुदायों को तबाह कर सकते हैं। एर्गोट के कारण होने वाले मतिभ्रम अक्सर अंगों में जलन के साथ होते थे, शायद पीड़ितों के लगातार नृत्य की व्याख्या करते हैं। एर्गोट विषाक्तता का सिद्धांत, जबकि सम्मोहक है, नृत्य प्लेग के सभी पहलुओं की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। नाचने वाली प्लेग को पूरी तरह से समझने के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार करना महत्वपूर्ण है। वर्ष 1518 महान उथल पुथल और अनिश्चितता का समय था। प्रोटेस्टेंट सुधार कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दे रहा था। प्लेग, एक निरंतर खतरा, ने हाल ही में यूरोप को तबाह कर दिया था। अकाल और गरीबी व्यापक थी, जिससे असंतोष और भय पैदा हो रहा था। ऐसे माहौल में विवेक और पागलपन के बीच की रेखा वास्तव में पतली हो सकती है। इस संदर्भ में नाचने वाली प्लेग को अत्यधिक तनाव में एक समाज की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। मुख्य रूप से महिलाएं और निम्न वर्ग के नर्तक समाज के सबसे कमजोर सदस्यों में से थे। उन्होंने गरीबी, बीमारी और सामाजिक उत्पीड़न का खामियाजा भुगता। तो नाचने वाली प्लेग को सामूहिक रेचन के रूप में उनकी चिंताओं और कुंठाओं की एक शारीरिक अभिव्यक्ति के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। सदियों की अटकलों और विश्लेषण के बावजूद 1518 का डांसिंग प्लेग एक पहेली बना हुआ है। सटीक कारण, चाहे एक ही कारक हो या घटनाओं का संग्राम, निश्चित व्याख्या को चकमा देना जारी रखता है। क्या यह भय और सामाजिक छूत से प्रेरित सामूहिक उन्माद था? क्या यह एर्गोट विषाक्तता थी? इसके मतिभ्रम प्रभाव उस समय की चिंताओं से बढ़े थे? या यह जैविक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक शक्तियों का एक जहरीला काढ़ा था? स्पष्ट उत्तर की कमी शायद यही है जो नृत्य प्लेग को इतना स्थायी रूप से आकर्षक बनाती है। यह मानव मन और शरीर की हमारी समझ की सीमाओं के प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक कठोर अनुस्मारक है कि वैज्ञानिक उन्नति के हमारे युग में भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आसान वर्गीकरण को धता बताती है। नाचने वाली प्लेग एक ऐतिहासिक विसंगति, एक चिकित्सा रहस्य, एक सांस्कृतिक पहेली, ये सब चीजें हैं और इससे भी अधिक। इसकी विरासत इतिहास और चिकित्सा के दायरे से परे हमारे गहरे डर और आकर्षण को छूती है। यह मन की शक्ति, उसके लचीलेपन और उसकी नाजुकता दोनों की बात करता है। 1518 की नाचने वाली प्लेग, हालांकि अतीत की एक दूर की प्रतिध्वनि, आज के लिए हमारे लिए मूल्यवान सबक रखती है। यह हमें मन, शरीर और समाज के अंतर संबंध की याद दिलाता है। यह सामाजिक प्रभाव की शक्ति, भय और आशा दोनों की संक्रामक प्रकृति को उजागर करता है। यह प्रतीत होता है कि अकथनीय घटनाओं से जूझते समय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझने के महत्व को रेखांकित करता है। शायद नाचने वाली प्लेग का सबसे स्थायी सबक अज्ञात के चेहरे में विनम्रता की आवश्यकता है। वर्गीकृत करने और व्याख्या करने के हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हमेशा ऐसे रहस्य रहेंगे जो आसान उत्तरों को धता बताते हैं। नाचने वाली प्लेग
हमारी समझ की सीमाओं की एक द्रुतशीतन याद दिलाती है, हमें अज्ञात को अपनाने, कठिन प्रश्न पूछने और इस संभावना के लिए खुले रहने की चुनौती देती है कि कभी-कभी उत्तर हमारी वर्तमान समझ से परे हो सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने समय की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, नई चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करते हुए नाचने वाली प्लेग की गूंज एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती है।